Hello everyone, welcome to Ticker. I am Priyanka Singh and I'm back with the most important step in your preparation, and that is your previous year questions, that is your PYQs. Okay, so though this is the most important step, but yeah, still a lot of people do miss it. कि अब तो पढ़ाई तो कर ली है, अब क्या जरूरत है PYQ solve करने की, previous year question solve करने की. So just it's okay, I'm okay with it. So ये आपको नहीं करना है. Whosoever has reached this video, you don't skip this particular step. You don't do that mistake, okay? Because आप जब previous year questions solve करते हो तो it adds up an experience, it adds up an approach to solve your question paper, and it will help you, it will actually prepare you for your examination day. तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है. You just have to play this video. You just have to stay wherever you are. तो आपको कहीं उठ के नहीं जाना, कुछ ढूंढना ढांडना नहीं है. तो we will solve the PYQs, the previous year question papers for you. Okay. So जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि we have started this program covering all of these subjects for you for your upcoming CBS examinations. And if you want continuous notification for the regular videos, you can turn on the subscribe button. Okay. So yeah, let's get into the video. First question, what does the first question say? Which one of the following is the correct sequential phase in the successional development of a vegetation community in a habitat? Okay, ये एक सवाल का पूछा गया था 2019 में दूसरे CDS में. ठीक है, तो ये पूछ क्या रहे हैं पहले तो वो देखते हैं. Which one of the following is the correct sequence? इनमें से कौन सा correct sequence है of the in the successional development? Successional development मतलब जब आप किसी और का सक्सेशन कर रहे हो, कहीं और जाके आप अपने आप को स्थापित कर रहे हो. ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन कम्युनिटी इन हैबिटेट. वेजिटेशन कम्युनिटी अगर कहीं पर जाकर अपने आप को सक्सेस, किसी और को सक्सेस करती है, अपने आप को कहीं स्टैब्लिश करती है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं माइग्रेशन, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन एंड न्यूट्रिशन. मतलब पहले वो माइग्रेट करेगी, फिर उसके बाद में उसका रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद में वो स्टेबलाइज करेगी, फिर न्यूट्रिशन होगा. No, this is not. Nutrition is always the first step in your सक्सेशन. ठीक है, अब जब कभी भी सक्सेशन हो रहा है किसी भी उसका वेजिटेशन का, तो दैट वुड बी द न्यूट्रिशन वुड बी द फर्स्ट स्टेप. तो फिर उसके बाद में सेकंड क्या है? माइग्रेशन, स्टेबलाइजेशन. इसमें भी न्यूट्रिशन सबसे लास्ट में है, तो यस ये भी कैंसिल हो जाता है. फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन इज न्यूट्रिशन. इसमें पहले दिया हुआ है न्यूट्रिशन, माइग्रेशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन. अच्छा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन बेसिकली जब कि कोई भी वेजिटेशन होती है कहीं पे भी, तो उसका या तो बाढ़ आ जाए, या फिर कुछ वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, या फिर कुछ मतलब सूखा पड़ जाए, तो क्या हो गया, वो लैंड बैरन हो जाती है. तो वहां पर एवरी स्पीशी, अगर कोई स्पीशी यहाँ से कहीं और जा रही है, तो उसको क्या चाहिए? रीजन चाहिए ना कि वो क्यों माइग्रेट कर रही है. माइग्रेशन का ऑलवेज स्पीशी और एनीवन नीड्स अ रीजन. अगर यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है तो कोई क्यों माइग्रेट करेगा, आराम से रहेंगे यहाँ पे. तो इसीलिए द फर्स्ट रीजन इज न्यूट्रिशन. रीजन मिलेगा उसको न्यूट्रिशन के थ्रू, कि वो लैंड जो है बैरन हो चुकी है, या फिर कुछ ऐसा हो चुका है जो डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है जिसने. तो पहले न्यूट्रिशन होगा, फिर वो जो पर्टिकुलर स्पीशी है वो क्या करेगी? माइग्रेट करेगी कहीं और. फिर माइग्रेट करने के बाद में वो जहाँ पे माइग्रेट करी है वहां पर उस एनवायरमेंट के साथ में उसका रिएक्शन होगा. पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है. तो रिएक्शन होगा, थोड़ा स्ट्रगल चलेगा, टसल चलेगा. फिर उसके बाद में क्या होता है? कुछ टाइम बाद वो पर्टिकुलर स्पीशी अपने आप को वहां एस्टैब्लिश कर लेती है. ठीक है, तो क्या सीक्वेंस है यहाँ पे? पहले न्यूट्रिशन होगा, फिर माइग्रेशन होगा, फिर रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद में आता है आपका स्टेबलाइजेशन. ऑलराइट, तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी इज द राइट ऑप्शन. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बस, थोड़ा सा. साइंस इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस, एनवायरमेंटल साइंस इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस. ठीक है, ये काम मुझे तो आता नहीं है, फिर भी मैंने थोड़ा सा सोचा कि हाँ क्या क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद में आप यू कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोर भी लगाना वहां पे. ऐसा नहीं कि अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं, न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्या होता है, बौखला गए. नो, जस्ट हैव टू काम योरसेल्फ डाउन व्हेन यू सी सम टफ क्वेश्चन. हाँ, ये कहना क्या चाह रहा है, आप उसको बस क्वेश्चन को समझें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. ये सारे जो सवाल होते हैं वो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट इज यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. सेकंड इज यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन ब्लड. सी इज यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च. एंड डी इज यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग्स एंड किडनी. ओके, सो क्या होता है?
इसको अगर आपको नहीं पता है कि ये टेक्निकल है तो बहुत ज़्यादा है, बायोलॉजी तो मैंने इतनी पढ़ी नहीं है, अब ये कैसे करूँगा मैं, तो फिर आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। थोड़ा सा भी आपको पता हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, अब फर्स्ट है, पता नहीं आपको कि कहाँ प्रोड्यूस होता है, लिवर में तो नहीं, लिवर में होता है, कहाँ होता है तो वो नहीं पता आपको, उसको छोड़ देते हैं। बी इज यूरिया इज प्रोड्यूस इन ब्लड, ब्लड कोई चीज नहीं सिंथेसाइज करता, ब्लड इज जस्ट अ कनेक्टेड टिश्यू, तो ये तो करेगा नहीं, तो ये तो ठीक है, वैसे भी गलत है। फिर यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, नो, डाइजेशन ऑफ द स्टार्च से तो नहीं होता। ठीक है, डाइजेशन ऑफ द स्टार्च कहाँ होता है, आपके मुंह में हो जाता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ से मुंह में थोड़ा ना यूरिया बनेगा, तो कॉमन सेंस लगाया आपने, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में डी आता है आपका, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लंग्स एंड किडनी, लंग्स में यूरिया नहीं होता है, लंग्स में यूरिया बनेगा, यूरिक एसिड अगर आपकी जमा हो गई तो लंग्स में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो यस, लंग्स में तो नहीं होता यूरिया बनना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, थक जाएंगे आपके लंग्स बहुत जल्दी, तो ये भी गलत है। तो क्या बचता है आपका, ए, यूरिया जो है वो कहाँ बनता है, लिवर में बनता है, लिवर डिटॉक्सिफाइज योर ब्लड, एंड यस, आपका क्या बनेगा, लिवर में यूरिया बनता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। फिर next question is, which one of the following statement regarding the hemoglobin is correct? First is, your hemoglobin present in RBC can carry only oxygen but not carbon dioxide. फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जाएगा, गलत है ये। ठीक है, फिर your B option is, hemoglobin of RBC can carry both oxygen and carbon dioxide. यही तो हमने पढ़ा है शुरू से कि क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है हेमोग्लोबिन। हमें सिर्फ ऐसा बताया जाता है कि अरे जो हेमोग्लोबिन है वो क्या सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करता है, नो, ऑक्सीजन भी कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सी ऑप्शन है, हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, नो, ऑक्सीजन कौन करेगा मेन काम। फिर डी इज, हेमोग्लोबिन इज ओनली यूज्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड नॉट फॉर कैरिंग गैसेज, नो। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं, आपका कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या करता है हेमोग्लोबिन, क्या करता है, जब आप सांस लेते हो लंग्स में ऑक्सीजन भर गई तो वो क्या करेगा, हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, पूरे ब्लड में पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा। फिर जो बॉडी होती है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेल की एक्टिविटीज चल रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो हेमोग्लोबिन क्या है, उसका बाइंडिंग पोटेंशियल जो है वो CO2 के साथ ज्यादा है, ऑक्सीजन के साथ कम है, तो जहां पे जौन सी गैस जो है वो ज्यादा मात्रा में रहेगी वो उसके साथ बाइंड होगा, कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड होगा, तो लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, तो इसीलिए जो हेमोग्लोबिन है वो कहाँ पे किससे बाइंड होता है, ऑक्सीजन से बाइंड होगा। और जब बॉडी में जब जाता है हेमोग्लोबिन, बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, बॉडी में सब कुछ जा रहा है, जब ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए जाता है तो ऑक्सीजन को तो छोड़ देता है, फिर उस वहां पे क्या होती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, और क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती है सेल की, तो बहुत सारी CO2 होती है, तो वो क्या करती है, CO2 के साथ बाइंड करती है, फिर क्योंकि जो ज्यादा होगा उसके साथ वो बाइंड करेगी, तो CO2 ज्यादा है, CO2 को बाइंड करती है और फिर वापस कहाँ पे लेकर आती है, लंग्स के पास लेकर आती है, और फिर लंग्स के थ्रू वो एक्सेल आउट कर देती है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी स्वीट एंड शॉर्ट साइकिल ऑफ हेमोग्लोबिन। ओके, फिर आपका आता है फोर्थ वाला क्वेश्चन, which one of the following statement regarding histone protein is correct? First is, your histone proteins are proteins that are present in mitochondrial membrane, no. B is, histones are the proteins that are present inside the nucleus in association with the DNA, अच्छा सोच सकते हैं, बाद में देखते हैं। C is, your histones are proteins that are associated with lipids in the cytosol, no. ठीक है, डी, हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद द कार्बोहाइड्रेट्स। अब ठीक है, हिस्टोन्स क्या होते हैं, देखो हिस्टोन्स क्या होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए को बाइंड करते हैं, रैप करते हैं। ठीक है, तो ये डीएनए होता है, वहां से वापस जाएगा, और ये ऐसे जो बॉल के जैसे होते हैं ये, और जो डीएनए वो जो होता है वो इनके अराउंड रैप्ड अप होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्या है, आपका डीएनए। ठीक है, समझ आया? तो क्या होगा, हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन एसोसिएशन विद द डीएनए, द बी इज द
right answer. All right, so next question is, which one of the following pairs of animal is warm blooded? Warm blooded क्या होता है? The animal which can regulate its body temperature according to the surrounding. Surrounding से थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं वो अपना body temperature. तो ऐसे कौन से animals हैं? हमें पता है कि जो mammals हैं और जो aves हैं, मतलब जो पक्षी हैं, उनकी क्लास जो है वो क्या करती है? warm blooded होती हैं. They can regulate their own body temperature. उसके अलावा जो reptiles हैं, amphibians हैं वगैरह, ये सब जो क्या होते हैं, ये क्या है? cold blooded animals हैं. तो यहाँ पे छांट लो अब, इसमें कौन सा दिख रहा है आपको मैमल और एव्स में कौन है? क्रोकोडाइल, ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच एव्स है ऑब्वियसली, बट क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल और एम्फीबियन, सॉरी. तो इसके बाद में आपका हैगफिश एंड डॉगफिश. फिशेस भी क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं. टॉर्टोइज एंड ऑस्ट्रिच. टॉर्टोइज इज एम्फीबियन. ऑस्ट्रिच जो है वो क्या है? बर्ड है, बट ये दोनों मैच नहीं कर रहे. टॉर्टोइज जो है वो क्या है? इट स्टेज इन दो अंडर वाटर. तो और फिर बाद में आपका डी ऑप्शन क्या बचता है? पीकॉक एंड कैमल. पीकॉक क्या है? एव्स है. कैमल क्या है? मैमल है. तो यस, ये दोनों जो है वो क्या है? वार्म ब्लडेड है. तो यस, दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, एव्स, सारी बर्ड्स और मैमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं. ठीक है, ठीक है. फिर आता है आपका 6th वाला क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बायलैटरल सिमेट्री इन इट्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? क्या बीच में से उसको काटो और इक्वल साइड में इक्वल तरीके से वो डिवाइड हो. ठीक है, उसका ओरिएंटेशन क्या है? बीच में से है. और जब आपको बीच में से काटोगे तो उसको दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये होती है बायलैटरल सिमेट्री. और एक होती है रेडियल सिमेट्री, यूनिलैटरल सिमेट्री. तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी चीज राउंड है उसको आप कोई भी एंगल से काटो. सॉरी, कम ऑन. समझो ये स्टार फिश है. ठीक है, तो इसमें गंदी सी है. तो इसमें क्या करोगे आप? अगर इसको कोई भी बीच में से सेंट्रल एक्सिस से अगर आप इसको डिवाइड करोगे किसी भी हाफ में, तो क्या होगा? इट विल बी इक्वली डिवाइडेड. ठीक है, उसका जो सेंटर ऑफ ओरिएंटेशन है वो क्या है? सेंटर में है. तो अगर आप उसको सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करोगे किसी भी डायरेक्शन में, तो वो हमेशा क्या होगी? इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. तो वो क्या होता है? एक रेडियल सिमेट्री होती है, क्योंकि उसको रेडियली आप जब भी डिवाइड करोगे तो वो हमेशा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी. और आपका जो बायलैटरल सिमेट्री है उसमें क्या है? अगर आप उसको कहीं भी किसी भी एंगल से नहीं कर सकते, आप उसको जब बीच में से डिवाइड करोगे तभी ही आपको एक इक्वल वो मिलेगा, ओरिएंटेशन मिलेगा, इक्वल हाफ्स मिलेंगे अंदर से भी और बाहर से भी. ठीक है, तो इसमें कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपको दिख रहा है कि बायलैटरल सिमेट्री होती है जिनकी? एस्टेरिस हो तो ऑब्वियसली राउंड होता है, तो स्टारफिश बेसिकली. सी एनिमल्स वो भी स्टारफिश जैसा होता है, गोल 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 होता है. ठीक है, उसमें ऐसे 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 होता है. तो वो भी रेडियल सिमेट्री होती है. दोनों की रेडियल सिमेट्री होती है. अकाइनस उसकी भी रेडियल सिमेट्री होती है. तो बचा क्या आपके पास? नेरिस. नेरिस इज वो जो कीड़ा गंदा सा होता है यार. ठीक है, तो इट इज बेसिकली सिलेंड्रिकल. उसकी बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल होती है. इसी वजह से उसकी क्या होती है? ऐसी होती है वो. नेरिस जो होती है उसमें बहुत सारे पैर होते हैं उसके. ऐसे 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 समुद्र के अंदर रहती है वो. इट स्टेज इनसाइड द ओशियन. ऑलराइट, इट लुक्स वेरी डेंजरस और शायद होती भी होगी डेंजरस. ठीक है, तो ये क्या होती है? नेरिस होती है. उसको आप बीच में से काटोगे तो यस, इट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स. ठीक है, तो ये उसका बायलैटरल सिमेट्री है. फिर उसके बाद में 7th क्वेश्चन इज योर टाइम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन? सेप्रोफाइटिक मतलब जो डेड एंड डिकेड मटेरियल पे जो फीड करते हैं. ठीक है, तो पहले ही आपको ऑप्शन दिख रहा है कि जो एगारिकस है वो क्या है? मशरूम है. मशरूम क्या है? फंगस है. फंगस क्या होता है कि इट इज बेसिकली सेप्रोफाइटिक. वो डेड एंड डिकेड मटेरियल पे फीड करता है. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एगारिकस. ठीक है, फिर उसके बाद में 8th ऑप्शन आपका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग गर्थ इन द स्टेम्स ऑफ द प्लांट? अब देखो, गर्थ की बात हो रही है मतलब चौड़ाई. जब
कोई भी प्लांट हो, कोई भी ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वो तो ऊपर से एपिकल ग्रोथ तो होती है उनकी, वो लेंथ तो उनकी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ती है, बट उनकी जो गर्थ है, ठीक है, जो उनका जो तना है वो भी तो बढ़ता है। तो ये पूछ रहे हैं कि वो जो गर्थ है स्टेम की, वो किसकी वजह से बढ़ती है। तो हमने क्या देखा था कि हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ को कॉज करते हैं, दे आर लाइक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत जगह होते हैं। पहले तीन टाइप के होते हैं। अपाइकल मतलब जो एपिक्स वाले रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, अपाइकल मेरिस्टम, ठीक है। फिर आता है आपका लेटरल मेरिस्टम, जो साइड साइड में रहते हैं, गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और फिर आता है आपका इंटरकैलरी इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। तो ये तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अपाइकल मतलब जो अपाइकल रीजन्स पे टिप्स पे प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टम मतलब जो लेटरल कैम्बियम्स जो होते हैं, कॉर्ड कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम्स जो होते हैं उनके अंदर, उनसे ही बनते हैं एक्चुअली, ठीक है। जो लेटरल कैम्बियम्स होती हैं, सॉरी, जो वैस्कुलर कैम्बियम्स और कॉर्ड कैम्बियम्स जो होती हैं वो बनाती हैं आपके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये लेटरल मेरिस्टम क्या है, ये, हाँ, ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। फिर उसके बाद में आता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये क्या होता है, नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और नोड्स के बीच में प्रेजेंट होके क्या बनाते हैं, ये हाइट को और बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ट्रैकीड्स तो नहीं, पेरिसाइकिल इज नॉट एट ऑल। तो ये क्या होगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि दो नोड्स जो होते हैं, नोड्स के बीच में प्रेजेंट होती है, तो ये भी गलत है, वो तो सिर्फ हाइट बढ़ाती है। और लेटरल मेरिस्टम क्या, नाम से पता चल रहा है, लेटरल मतलब कि साइडवेज, साइडवेज जो ग्रोथ कौन कराएगी, जो साइडवेज की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वही तो करवाएंगे। तो ठीक है, बेसिक कॉमन सेंस की बात है ये तो। और फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद में एट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स मेनली फंक्शन एज अ स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। स्टोर हाउस ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डेस्मोसोम्स नहीं, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, लाइसोसोम्स यस, वैक्यूल्स क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, वो तो नहीं करेंगे। तो लाइसोसोम्स बचता है। लाइसोसोम्स में क्या पढ़ा था हमने, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकती हैं। तो इसीलिए जो स्टोर हाउस है, मतलब स्टोर कौन करता है, लाइसोसोम से स्टोर करते हैं, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो कि इंटरसेलुलर डाइजेशन करती हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा उसका उसका ऑप्शन सी, लाइसोसोम इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, करता है। सिंथेसिस ऑफ द लिपिड, यस इट डज। एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो राइबोसोम्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ के ऊपर नहीं होते राइबोसोम, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ। और रफ के पास में, रफ के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, रफ होता है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन इज सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, ऑफ कोर्स करता ही है, स्टेरॉइड तो बनाते ही हैं, हार्मोन्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया आपका, oops, ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता, वो कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वाले राइबोसोम्स, ठीक है। So yes, this is all for your today's PYQs. I hope you understood. And if you have any doubt, then you can comment down below, and I'll be very happy to answer all those questions. Till then, keep on preparing, keep on revising. Best of luck for any exam if you have around the corner. So yeah, thank you.